हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज बेटा हमारा लेक्चर 12 है, पार्ट 1 का। ऑलरेडी 11 लेक्चर्स हम डिलीवर कर चुके हैं। एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट की हम बात कर रहे थे। इन अकॉर्डिंग्स टू 210 हमारी बैलेंस शीट बनती है किसके? एएससी के। बहुत सारे हमने एएससी डिस्कस करे, ठीक है। एसेट्स, फिर जब हमने एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट डिस्कस करा, फिर हमने इसके एलिमेंट्स पे उतरते आए। पहला एलिमेंट हमने डिस्कस कर लिया, एसेट्स। एसेट्स क्या होती है वो हमने देखा। सारी की सारी रिसोर्सेज को एसेट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए 3 एलिजिबिलिटीज देखी। फिर वो एसेट्स करंट है या नॉन करंट है, उसके लिए हमने फिर एएससी 210-10-45-3 की मदद लेके करा, है ना। फिर हमने टाइप्स ऑफ, मैंने आपको करंट एसेट्स बताई, कौन कौन सी करंट एसेट्स होती हैं, कौन कौन सी नॉन करंट एसेट्स होती है, फिर वो सब हमने डिस्कस करा। फिर हमें आगे जाके उतर गए लाइबिलिटी में। मैंने आपको लाइबिलिटी वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि सारी की सारी ऑब्लिगेशंस लाइबिलिटीज नहीं होती, लेकिन सारी की सारी लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशंस होती हैं, वो आपको पता है। तो मैंने आपको ये बताया, जैसे रिसोर्सेज की एलिजिबिलिटी एसेट्स बनने के लिए 3 होती हैं, ऐसे ही सारी की सारी ऑब्लिगेशंस को अगर लाइबिलिटी बनना है तो उसके लिए उसको भी 3 कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी, वो हमने डिस्कस करा, ठीक है। फिर वही लाइबिलिटीज बेटा, सेम वही लेबल। लाइबिलिटीज कितने टाइप की होती हैं, करंट लाइबिलिटीज होती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है, सारा हमने डिटेल में डिस्कस करा, ठीक है। लास्ट एलिमेंट हमारा रह गया बेटा, 3 एलिमेंट्स होते हैं बैलेंस शीट के, एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, ठीक है। ये देखिए स्क्रीन पे आके, ये होती है बेटा बैलेंस शीट, है ना। बैलेंस शीट होती है, ये होता है बेटा एसेट्स, और कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, है ना। इन दो, ये अगर दोनों जुड़ जाते हैं, इनका टोटल एसेट्स के बराबर आता है। ये आपको पता है, क्योंकि ये क्या होते हैं? सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं बेटा। यहां से हम पैसा उठाते हैं, टोटल पैसे का जुगाड़ हम यहां से तो करते हैं। कैपिटल मतलब घर से कितना पैसा लेके आए, और लाइबिलिटीज बाहर वालों से कितना पैसा लाए। तो टोटल बाहर से और घर से मिला के कितना पैसा लाया, इतना। अब इस पैसे को क्या करोगे? इस पैसों से बेटा आप इसको खरीदने में लगा दोगे, तो ये हो गई यूजेस ऑफ फंड्स, ठीक है। तो ये बराबर ही आता है, आपको पता है, तभी आपको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन यहां से सॉल्व हो गई, तब ही लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स बनता है। चलिए ठीक है, तो हमने ये डिस्कस कर लिया, हमने ये डिस्कस कर गया, ये रह गया था कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल आज हम डिस्कस करेंगे। कैपिटल शब्द हम नहीं बोलते सीए में यूएस पढ़ते हुए, कैपिटल हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं इक्विटी, ठीक है। यहां पे हम जो शब्द का प्रयोग करेंगे बेटा, वो इक्विटी वर्ड का करेंगे। क्यों? क्योंकि इक्विटी एक एक्चुअली वाइडर टर्म है, उसके अंदर चीजें कैपिटल आती हैं, ठीक है। हम दिखाएंगे आज क्या होता है, चल चीजें पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। चलिए, तो कैपिटल क्या होता है बेटा, चलिए कैपिटल थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कैपिटल मतलब बेटा घर से कितना पैसा उठा के लेके आए हो। कैपिटल का मतलब ये है कि आप घर से कितना पैसा उठा के लेके आए हो, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। घर से एक्चुअली आप कितना पैसा लेके आए हो, ये हमारा आज का मेन फंडा है। चलो ध्यान से सुनो। एसेट्स तो बेटा हमने पढ़ी, एसेट्स तो ये होती है कि जो आपके पास धंधे में पैसा पड़ा होगा। एसेट्स मतलब बेटा जो धंधे में आपके पास पैसा पड़ा होगा, उस पैसे को बेटा आप देखते तो रहोगे नहीं, सड़ा के तो रखोगे नहीं। बिजनेस में क्या करोगे? कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दोगे, ताकि वो पैसा आपका ग्रो हो। तो हम कहां इन्वेस्ट करेंगे? उसको एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स बहुत सारी टाइप की होती है, आपकी मशीनरीज होती है, प्लांट होती है, फैक्ट्री होती है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कहीं आपने शेयर्स वगैरह में लगा रखा होगा, ये सब इन्वेस्ट एसेट्स होती है आपकी, ताकि आपका पैसा ग्रो हो सके, ठीक है। अब ये जो आपने बेटा एसेट्स खरीदने के लिए पैसा का आपने जुगाड़ जो करा, आपने एसेट्स खरीदी तो बेटा फोकट पे तो नहीं खरीदी, पैसा इस पे लगाया। अब ये पैसा आपके पास कहां से आया? अब बेटा ये पैसे के, मैंने अभी आपको बताया, 2 सोर्सेस होते हैं। या तो बेटा बाहर वालों से उठा सकते हो, लेकिन बेटा बाहर एक बार मांगने से पहले हमेशा घर में भी चेक करते हो ना कि हमारे पास घर पे है, क्योंकि अगर घर पे उठा लेते हैं, हो सकता है बाहर से मांगने की जरूरत ही ना पड़े, है ना। तो घर वाले को पैसे को बेटा जो बोलेंगे वो है आपकी कैपिटल। इसका मतलब कैपिटल, इसका मतलब घर से आप कितना पैसा लेके आए, मतलब आपके जो बिजनेस के मालिक लोग हैं वो कितना पैसा अपने तरफ से इस धंधे में लेके आए हैं, कितना धंधे में अपनी तरफ से उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट करा है इस धंधे में। देखिए बेटा ध्यान से सुनिए, मैंने आपको ऑलरेडी मैंने सेक्शन 1 जब यहाँ पे क्या कहते हैं, सेक्शन 1 बेटा जब मैंने आपको यहाँ पे करा दिया ऑलरेडी इन डिटेल, यहाँ पे जब मैंने 11 लेक्चर्स दिए थे, मैंने आपको सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट पढ़ाया था। देखिए यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी का मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था। ये एक बिजनेस है बेटा, और ये एक बंदा है जो इस बिजनेस को चलाता है। तो ये हो गया ओनर, और ये है बिजनेस। बिजनेस का एक नाम दे देते हैं, सोचो एग्जाम्पल है, ये है XYZ लिमिटेड। ये बेटा XYZ लिमिटेड है, ये एक ओनर है, ठीक है। ये इस बिजनेस का ओनर है, और ये इसका धंधा है जो इसने सेटअप करा। तो मैंने आपको ये बोला था कि जब भी
हम ये बेटा ये सीएमए यूएस से पढ़ रहे हैं तो बट ऑब्वियस है मेजोरिटी पोर्शन बेटा हमारा कंपनी पॉइंट्स ऑफ व्यू है, हम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ रहे हैं, बट ऑब्वियस है बेटा आप लोग ये सोच सकते हो कि क्या सर हम जो ये सीएमए पढ़ रहे हैं क्या एक जो मैनेजमेंट है वो अपनी सर्विसेज सोल प्रोप्राइटरशिप को नहीं दे सकता? बेटा दे सकता है, वो अपनी प्रोप्राइटरशिप को भी सर्विस दे सकता है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं रियल लाइफ में ये चीज एक्चुअली पॉसिबल होती नहीं है, आपको दिखेगा नहीं, ये सिर्फ बुकिश है, हाइपोथेटिकल है। सीएमए यूएसए क्यों नहीं अपनी सर्विसेज दे सकता? सोल प्रोप्राइटर को दे सकता है, लेकिन ये सोल प्रोप्राइटरशिप से नहीं डिमांड करते, क्योंकि बेटा जो सीएमए यूएसए की सर्विस होती है वो बहुत ही महंगी सर्विस होती है, उसको सिर्फ टॉप लेवल अफोर्ड कर सकते हैं। आप आज खुद देखिए बेटा ये जो मैनेजमेंट्स बैठे होते हैं ये सिर्फ टॉप लेवल पे बैठे होते हैं। बेटा ये जो वेरिएंसेस रिपोर्ट निकालना होता है, बजट्स निकालने होता है, अभी हम जैसे पढ़ेंगे ये सब सीएमए का काम है, डिसीजन एनालिसिस करना पड़ता है ना, मार्जिनल कॉस्ट वगैरह हर चीज निकालनी होती है, एनपीवी निकालनी होती है, प्रोजेक्ट्स का डिसीजन करना होता है, जो मैं आपको पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा, कैपिटल कहां से रेज करनी, कैसे रेज करनी, ये सब जो दिमाग लगाना था मैनेजमेंट अकाउंटेंट का। बेटा आपको क्या लगता है ये सब टेंशन, ये सब जो फस है, ये क्या एक सोल प्रोप्राइटरशिप लेगा अपने दिमाग में? नहीं लेगा, उसके पास टाइम ही नहीं है बेटा, वो उसमें धंधा और बंदा दोनों सेम है, वो बस अपना काम करके आता है, बस हो गया, बस चलो घर में पैसा लेके वही अपना खुद खाने लग जाता है, जो दिन का पैसा कमाया गल्ले से निकाला खा गया, बेटा उसका तो ये कमाई चल रही है। लेकिन यहाँ पे अलग है बेटा, कंपनी में ऐसा नहीं होता कि कंपनी ने जो कमा लिया उसके मालिक लोग गल्ले से निकाल के लेके घर चले गए, ऐसा नहीं होता बेटा। तभी यहाँ पे अलग है, तब ये जो सीएमए यूएसए जितना भी पढ़ रहे हैं बेटा हम ये कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, हम सोल प्रोप्राइटरशिप से तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको हमें देना ही नहीं बेटा, जिस गली जाना नहीं उस गली हम बात भी क्यों करें, है ना? जब जाना ही नहीं तो उसकी बातें क्यों करें? हमें तो बेटा कंपनी से लेना देना है, क्योंकि हम अपने सर्विसेज सीएमए बन के किसको प्रोवाइड करेंगे? कंपनी को करेंगे ना, तो हम कंपनी के लिए पढ़ रहे हैं। तो बेटा कंपनी का एक सिद्धांत मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, उसके साथ मैंने आपको एक कराया था सेपरेट लीगल एंटिटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैंने उसमें बताया था धंधा और उसका बंदा, धंधा और उसको जो चलाने वाला है बंदा, वो दोनों के दोनों होते हैं अलग, अलग होते हैं। मतलब ये आपको एक केस भी समझाया था मैंने सोलोमन वर्सेस सोलोमन का। बेटा आप अगर सीधा बेटा इसी क्लास पे प्रकट हो गए हैं तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा, यहां को बंद करो क्लास, कुछ समझ नहीं आने वाला, सीधी बात है। मैंने आपको पहले ही बोला मेरी क्लास को एक तो आपको पूरा देखना, ठीक है, और सीक्वेंस में देखना, यही दो कंडीशन है। अगर आप इस कंडीशन को तोड़ेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो कंसेप्ट मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं मैं ऑलरेडी वहां पे एक्सप्लेन कर चुका हूं, यहाँ रिपीट नहीं करने वाला हूं, ठीक है। चलिए, तो धंधा और उसका जो चलाने वाला बंदा वो अलग अलग है, तो इसका मैंने आपको बताया था क्यों है, वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब यहां पे बड़ा ध्यान से सुनो बेटा, देखो वैसे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में, अब मैं आपको यहां बता रहा हूं, यहां पे सेपरेट लीगल था, सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मतलब लीगल की भाषा में, लीगल की भाषा में, लॉ की नजर में बेटा, लॉ की नजर में ये धंधा और बंदा दोनों अलग अलग है। लॉ की नजर में ये दोनों बेटा अलग अलग है। मतलब लॉ अगर कुछ भी गड़बड़ होगी, अगर किसी ने केस कर दिया, सोचो एक्स वाई जेड पे किसी ने केस कर दिया, तो बेटा एक्स वाई जेड को पकड़ा जाएगा, इसके ओनर्स को नहीं पकड़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताऊं, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं बेटा, वो आपके सिलेबस में नहीं है। मैं आपको कोई बात बताता हूं, जैसे एक्स वाई जेड ने बेटा एक लोन लिया था, एक लोन लिया, तो एक्स वाई जेड अब उसको चुका नहीं पा रहा, वो दिवालिया उसका निकल गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो बेटा अगर वो जो सामने वाली पार्टी जिसने उसको लोन दिया एक्स वाई जेड को, उसने एक्स वाई जेड पे केस कर दिया कि ये हमारे लोन लेके भाग रहा है, दे नहीं रहा, तो बेटा सिर्फ एक्स वाई जेड को पकड़ा जाएगा, उसके ओनर्स उसकी मैनेजमेंट को गर्दन नहीं पकड़ी जाएगी, उनको नहीं घसीटा जाएगा कोर्ट में। हाँ ऐसा रिप्रेजेंटेटिव वो बन के आएंगे, लेकिन उनकी पर्सनल एसेट्स डिटैच नहीं होंगी। मतलब कोर्ट ये नहीं बोल सकता हाँ चलो ये एक्स वाई जेड नहीं दे पा रहा ना, तो इसके मालिक लोग तुम अपने घर की एसेट बेचो लोन उतारने के लिए, नहीं। मतलब लीगल की नजर में, मतलब लीगल वर्डिक्ट देते हुए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इस धंधे को अलग देखते हैं, एक अलग पर्सन मानते हैं और इसको अलग पर्सन मानते हैं। अगर इस धंधे की एसेट्स हैं तो इस धंधे की एसेट्स बेची जाएंगी, इस कंपनी के मालिकों की एसेट्स नहीं बेची जाएंगी, इसे कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। तो तभी यहां पे कंसेप्ट चला है, तो ये तो होगी सेपरेट लीगल एंटिटी, लेकिन एक और कंसेप्ट होता है बेटा, इसे कहते हैं सेपरेट अकाउंटिंग कंसेप्ट, ठीक है। मतलब यहां पे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बेटा एपीवी, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में भी इन दोनों को अलग अलग माना जाता है बेटा। ये डिफरेंस है जो आपको बहुत समझना जरूरी है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बेटा इन दोनों को अलग माना जाता है। मतलब जब खाते बनाए जाते हैं तो धंधा और उसको जो चलाने वाला है बंदा, वो दोनों को भी अलग कंसिडर करा जाता है। वो अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे, और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप समझ ही गए हो। अच्छा ये जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ना बेटा, ये एक्चुअली हर जगह लगता है।
आप सोल प्रोप्राइटरशिप उठा के देख लो, आप पार्टनरशिप उठा के देख लो, आप कंपनी उठा के देख लो, आप कोई भी बिजनेस उठा के देख लो, वहां पे जब भी अकाउंट्स बनाए जाते हैं ना बेटा, वहां पे उसका धंधा और उसका बंदा दोनों को अलग अलग रखा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है सेपरेट लीगल एंटिटी भी हो। आपको ये जो कंसेप्ट समझा रहा हूं, इतना डिटेल में समझा रहा हूं, ये कहीं भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कराओ, फाउंडेशन लेवल पे देखो स्ट्रॉन्ग नहीं है आपके। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप बेटा 11वीं कक्षा में पढ़ते थे, 11वीं कक्षा में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते थे ना, हाँ जी सर पढ़ते थे। तो बेटा 11वीं कक्षा में जब सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स पढ़ते थे, तो आप देखते होगे वहां पे जब हम अकाउंट्स बनाते थे, वहां पे धंधे की और उसके चलाने वाले बंदे को अलग अलग कंसिडर करते थे, नहीं करते थे? दिखा देता हूं बेटा, आज प्रूव कर देता हूं। आप वहां पे बैलेंस शीट बनाते थे, वहां पे कैपिटल लिखते थे बेटा, ये जो कैपिटल लिखते थे क्या लिखते थे? जैसे एक्स कैपिटल, मतलब ये जो चलाने वाला बंदा है उसकी कैपिटल है। तो बेटा जब ये उसी का बिजनेस है तो वो अपनी ही कैपिटल यहां पे क्यों लिख रहा है? इसका मतलब ये बताना चाहता है, बिजनेस बताना चाहता है कि मेरी, और वो अपनी लाइबिलिटी में क्यों लिख रहा है? अपनी ही कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है और अपने आप को बता रहा है कि मेरी लाइबिलिटी है। नहीं, यहां पे क्योंकि धंधा और उसको चलाने वाला बंदा अलग है, मतलब धंधा ये कह रहा है कि बेटा ये देखो, ये जो मालिक है इसने मुझे एक तरीके से धंधा चलाने के लिए पैसा दिया है, क्योंकि बेटा आपको पता चल गया ना, बिजनेस भी से आर्टिफिशियल पर्सन, तो उसको भी चीजें दी जा सकती हैं। तो ये जो बंदा है जो इस बिजनेस को चला रहा है, इसने एक तरीके से बिजनेस को पैसा दिया, कैपिटल दे रहे हो बेटा, धंधा आपने स्टार्ट करा, धंधा धंधा चला रहे हो, तो बेटा 50,000 से धंधा आपने स्टार्ट कर दिया, तो बेटा एक तरीके से 50,000 आपने धंधे को दे दिया ना, 50,000 आपने धंधे में डाले, इसका मतलब धंधा भी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो एक तरीके से आपने 50,000 धंधे को दे दिए। अब बेटा वो आपने धंधे को दे दिए किस पॉइंट से, किस नोशन से, किस एक्सपेक्टेशन से कि बेटा वो धंधा मुझे इन रिटर्न पैसा कमा के देगा। बेटा बिजनेस क्यों करते हो? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो आप बिजनेस को एक तरीके से क्यों पैसा देते हो? आपने कहा ले बिजनेस 50,000 इसको मुझे कमा के दे, तो बेटा बिजनेस की एक तरीके से लाइबिलिटी है ना, आपको उस पैसे पे कमा के देना, तभी वो अपनी लाइबिलिटी साइड पे वो कैपिटल लिखता है। आज समझे लॉजिक? बिजनेस में कभी आप देखते हो जैसे रिलायंस लिमिटेड की, बेटा आप बैलेंस शीट खोल के देखना, वहां पे कैपिटल क्यों लिखी जाती है? इसका मतलब वो रिलायंस ये बताना चाहता है कि ये जो रिलायंस के मालिक लोग हैं, इन्होंने इस धंधे में मुझे इतना कैपिटल दिया है, इतना पैसा दिया, मेरी लाइबिलिटी है। रिलायंस कहता है ये मेरी लाइबिलिटी है, इन लोगों को इन रिटर्न पैसा इस पर कमा के दूं और ये पैसा भी रिटर्न करूं जब धंधा खत्म हो जाएगा। बेटा जब धंधा बंद हो जाएगा तो ये कैपिटल से लौटाना पड़ेगा ना मालिक लोगों को। जब आप धंधा बंद कर रहे हो तो आपने कैपिटल जो इन्वेस्ट करी है वो आप निकाल लोगे बिजनेस में से, तो एक तरीके से धंधे की लाइबिलिटी है ना वो देनी। बेटा आई होप आपको लॉजिक समझ में आएगा, ये कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ये इनसाइट से आएगा बेटा। चलिए, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के बेटा, चाहे आप सोल प्रोप्राइटरशिप बनाओ, आप पार्टनरशिप में चले जाओ, आप कंपनीज बनाओ, वहां पे सब धंधा और बंदा अलग रहता है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हर जगह बेटा धंधा और बंदे को अलग माना जाता है। ये इतिहास है, यही यही है हमारा कंसेप्ट, कन्वेंशन जो हम सदियों से मानते आ रहे हैं। यही है बेटा, जब से डबल एंट्री का वो इजाद हुआ है बेटा, वो डिस्कवर हुई है, इन्वेंट जिसने करी है बेटा, उसने यही चीज बोली है कि भैया धंधा और उसको चलाने वाला बंदा अलग मानी जाएगी फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप ही क्यों ना हो, चाहे वो परचून की दुकान ही क्यों ना हो, वो अपने खाते बना रहा है तो वो धंधे को और अपने आप को अलग रख के बनाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है सेपरेट लीगल एंटिटी भी हो, मतलब लॉ की भाषा में जरूरी नहीं है वो दोनों अलग हो। अकाउंट की भाषा में अलग अलग होंगे, लेकिन लॉ की भाषा में अलग अलग होना जरूरी नहीं है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप बेटा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है बेटा जो सोल परचून की दुकान है वो जो लोन ले रहा है और वो नहीं चुका पा रहा तो उसका मालिक नहीं देगा उसका लोन, उसके मालिक को देना पड़ेगा। सेम अप्लाइज टू पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में भी यही होता है। आजकल बेटा पार्टनरशिप अलग अलग टाइप की भी आ गई है, वो अलग कंसेप्ट है, आपको इतना डिटेल में नहीं जानना, ठीक है। चलिए बेटा, तो बेटा मुझे ये कंसेप्ट आपको पढ़ाना था, सेपरेट लीगल एंटिटी और एपीवी, मतलब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा जो स्टेटमेंट्स बनती है वो अलग बनती है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टेटमेंट्स बनती है वो अलग, वो उसमें धंधा और बंदा अलग अलग माना जाता है, चाहे कोई भी बिजनेस हो बेटा, आंख बंद करके सब बिजनेस में अलग अलग माना जाता है। लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी सिर्फ कंपनियों पे काम करती है या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पे काम करती है। अभी आप इस पे मत जाइए, आप सीधा, अभी हम कंपनी पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है, कंपनी पे ध्यान दो बेटा, कंपनी पे लगती है सिर्फ ये सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। चलिए ठीक है सर, तो बेटा ये मैंने आपको समझाना था कैपिटल क्या होता है। कैपिटल मतलब जो बंदा धंधा चला रहा है, सोचो फॉर एग्जांपल बेटा, आपने आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस खोलना है, आपने कहा अपने पेरेंट्स को बोल दिया हम एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस खोलने वाले नेक्स्ट लेवल। अब आप बेटा धंधा, मतलब आप एक धंधा खोल रहे हो और धंधे का नाम आपने रख दिया बेटा XYZ लिमिटेड, आपने धंधे का नाम रख दिया XYZ लिमिटेड। अब बेटा वो XYZ लिमिटेड आपको धंधा तो खोलना है, लेकिन धंधा ऐसी आपने सोच लिया इमेजिनेशन में और वो खुल गया? नहीं बेटा, आपको उसके लिए क्या चाहिए? पैसा, क्योंकि बेटा पैसा चाहिए तभी तो धंधा खोलोगे। अरे पैसा आएगा उससे आप एक जगह लोगे रेंट पे,
जगह लेके बेटा आप उसमें बंदा रखोगे, रिसोर्सेस लगोगे, इन्वेंट्रीज लेके आओगे, एसेट्स वगैरह खरीदोगे ना, तो बेटा ये सब चीजें कैसे आएंगी? पैसों से। तो बेटा धंधा स्टार्ट करने के लिए भी आपको एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अब बेटा आपने कैलकुलेट करा कि मुझे $1 लाख की जरूरत है, या आपने कहा चलो धंधा खोलना है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और आपको बेटा जो पैसे की जरूरत पड़ गई वो $1 लाख की पड़ गई। आपको बेटा $1 लाख की जरूरत पड़ गई। अब $1 लाख की बेटा ये जो आपको जरूरत पड़ी है, इसी को ही हम बोलते हैं बेटा कैपिटल। इसी को बेटा कैपिटल बोलते हैं। ऑब्वियसली बेटा कैपिटल मैंने आपको पहले से ही बता दिया था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कैपिटल क्या होता है। धंधे चलाने का या धंधा स्टार्ट करने के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती है, पूंजी की जरूरत पड़ती है, उसी को बोला जाता है कैपिटल। अब आपने एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ओपन करने की कोशिश करी, अब बेटा फोकट में तो खुलेगा नहीं, तो आपने कैलकुलेट करा उसके लिए $1 लाख की हमको जरूरत है, तब जाके हमारा बिजनेस खुल जाएगा। तो बेटा उसी को बोला जाता है कैपिटल। कैपिटल मतलब जो धंधे को इधर एग्जिस्टेंस में लाने के लिए आपको जो पैसे की जरूरत होती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसे बोला जाता है क्या? कैपिटल। अब बेटा ये कैपिटल आपको $1 लाख की जरूरत है। अब इसके दो रीजन बेटा, ये दो तरीके हैं। अब बेटा ये जो आपको कैपिटल की जरूरत पड़ गई है, कैपिटल की जरूरत पड़ गई है, ये बेटा आप दो जगहों से उठा सकते हो। या तो बेटा आप घर से उठा लो, ये जो कैपिटल आप फाइनेंस कर सकते हो बेटा, या तो आप घर से उठा लो। घर से अगर आप उठाओगे बेटा उसको बोलते हैं इक्विटी। या तो बेटा बाहर वालों से उठाओ। बेटा घर में खाना नहीं मिला, घर में खाना नहीं मिला तो बेटा ऑब्वियसली पेट तो भरना है, भूखे तो रहोगे नहीं, कहां करोगे? बाहर जाके खाओगे, सीधी बात है। घर में पैसा नहीं मिला धंधा स्टार्ट करने के लिए, पेरेंट्स से मांगा, पेरेंट्स ने नहीं दिया, अब बेटा एक ही ऑप्शन बचा, बैंक के पास जाके लोन मांग लेंगे, सीधी बात है। अगर घर से पैसा मिल जाता है, अगर घर से पैसा उठा के ले आओगे, इसको बोला जाता है इक्विटी। लेकिन अगर घर से पैसा ना मिला, बाहर से मांगना पड़ा, उधार पे, ब्याज पे, उसको डेट बोलेंगे। डेट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया जब मैंने आपको लायबिलिटीज पढ़ा दिया था। बेटा टारगेट है इक्विटी पढ़ने का, अब पढ़ाना इक्विटी, कंसेप्ट समझे? कैपिटल 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 इसलिए शब्द का प्रयोग नहीं करा, गलत हो जाता। कैपिटल अगर मैं आपको पढ़ाता जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गलत हो जाता। बेटा कैपिटल इज अ वाइडर टर्म, कैपिटल इज अ क्यूमुलेटिव ऑफ इक्विटी प्लस लायबिलिटी और डेट। बेटा कैपिटल तो बहुत बड़ा टर्म है। कैपिटल मतलब क्या? धंधा स्टार्ट करने के लिए जो पूंजी, जो पैसा चाहिए। और बेटा वो पैसा तो आप कहीं से भी ला सकते हो, या तो घर से लाओ, बाहर से लाओ। बाहर से लाओगे तो वो लाइबिलिटी हो जाएगी, डेट हो जाएगी, और डेट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया जब मैंने आपको लाइबिलिटीज पढ़ाई। हमारा टारगेट है इक्विटी पढ़ाना, तभी मैंने आपको शुरू की क्लास में बोला था बेटा कैपिटल नहीं बोलूंगा, इक्विटी बोलूंगा। आई होप बेटा आपको एक कंसेप्ट समझ में आया। कैपिटल नहीं बोलूंगा, मैंने आपको पहले की ही क्लास में, मैंने शुरू की क्लास में बोल दिया था कि बेटा मैं कैपिटल नहीं बोलूंगा, इक्विटी बोलूंगा। चलिए चलिए, अब इक्विटी मैं बता देता हूं बेटा। इक्विटी बहुत टाइप की होती है। अच्छा, आज अगर हम ये बेटा एक इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट लेकिन आज हम शायद नहीं कर पाएंगे, मैं आपको कल ही पढ़ाऊंगा इनकम स्टेटमेंट, तो इसको हम नीचे ले जाते हैं। चलिए ठीक है, तो आपको मैं बताता हूं बेटा ये क्या होता है इक्विटी। देखो इक्विटी बहुत टाइप की होती है बेटा। अब इक्विटी में आपको बता देता हूं इक्विटी में क्या क्या लिखा होता है। जैसे कि ये बैलेंस शीट है बेटा, बेटा बैलेंस शीट मैंने आपको बोला, अब हम बड़े हो गए, हम बैलेंस शीट नहीं बोलेंगे, बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो लिखो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्स वाई जेड लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2025। बेटा मैं ये जो शब्द बोला एज एट, ये मुझे आपको बताना है। बैलेंस शीट अभी आज खत्म हो जाएगी, तो ये भी एक मुझे कंसेप्ट बताना था। पीरियड क्या सिस्टम है, मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे पीरियड कंसेप्ट होता है ना बेटा, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, उसमें जो बैलेंस शीट्स बनती हैं बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या सिस्टम है आप देखते होंगे। मैं बताऊंगा आपको जब मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ाऊंगा सारी। अभी अभी तो एक ही खत्म हुई है बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट पढ़ानी है, फिर आपको इक्विटी वाली पढ़ानी है, फिर लास्ट में जाके कैश फ्लो पढ़ानी है। यहां पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस है बेटा, बैलेंस शीट, बेटा ये बैलेंस शीट हमेशा एज एट बनती हैं, मतलब एक पर्टिकुलर डेट पे बनती हैं। एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा। बेटा आपको अपना, जैसे आप कभी इक्विटी, जैसे वो कहते हैं ना नेट वर्थ सर्टिफिकेट, कभी आपने लिया हो, अगर आपको इसका बाद में कोई ज्ञान हो, अगर आपने कभी जैसे
स्टूडेंट लोग करते हैं ना, जैसे कभी कोई बाहर चले जाता है ना, किसी को बाहर इमिग्रेशन लेना पड़ता है या कहीं बाहर जाना पड़ता है, तो वो एक नेट वर्थ सर्टिफिकेट लेते हैं, या कोई प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करवाता है ना सीए से, उसको फिर एक नेट वर्थ सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। उसमें क्या होता है बेटा, सीए आपकी मतलब सारी की सारी जितनी भी आपकी दुनिया भर की एसेट्स हैं उसका वो वैल्यूएशन करता है कि इसका कितना कितना है, सर्टिफिकेट में बनाता है और उसको स्टैंड देता है। लेकिन आप उसमें ध्यान से देखना, वो बोलता है एज एट, मतलब आज की डेट पे इसके पास ये एसेट्स है, इतनी वैल्यू है इसकी। बताता हूं बेटा, आपकी एक ये समझ में आया, छोड़ो, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं यूनिवर्सल। बेटा सोचो आपके नाम पे एक प्रॉपर्टी है, आपके पास एक प्रॉपर्टी है। बेटा आप जब भी प्रॉपर्टी की वैल्यू किसी को बताते हो, प्रॉपर्टी की आप किसी की वैल्यू बताते हो, बेटा आप आज की डेट की प्रॉपर्टी की वैल्यू बताते हो कि भाई मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, आज इसकी मार्केट में वैल्यू इतनी है। आप बेटा पूरे ये क्यों नहीं बोलते एक साल से इसकी प्रॉपर्टी कितनी वैल्यू है, ये क्यों नहीं बोलते आप? अरे पूरे साल तो मेरे प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ थी, आप ये क्यों नहीं बोलते? आप ये क्यों नहीं बोलते कि मेरे पूरे साल जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी वो 1 करोड़ थी? आप ऐसा क्यों बोलते हैं आज जो मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू चल रही है ना वो 1 करोड़ चल रही है मार्केट में, ऐसे बोलते हो? लेकिन आप ये क्यों नहीं बोलते 1-2 साल से मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ चलती है? ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि बेटा अगर आप ऐसा बोलोगे तो बेटा इसका मतलब लोग सोचेंगे आपकी 1-2 साल से बस 1 करोड़ ही चल रही है। दूसरा लॉजिक, बेटा पूरे साल आपकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस भी तो आ रहे होंगे। हर साल दो पूरे बेटा पूरे 1-2 साल के अंदर कितने महीने निकले, डेट्स निकली, हफ्ते निकले, उसमें कुछ ना कुछ आपकी प्रॉपर्टी में चेंज आया होगा, प्रॉपर्टीज में तो चेंज भी तो आया। तो बेटा यहाँ पे हम तभी हम ये नहीं बोलते कि 1-2 साल मेरे प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी थी, नहीं, हम हमेशा ये बोलते हैं कि हमारे इस डेट पे 31 मार्च 2025 या 31 दिसंबर, हम तो कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, 31 दिसंबर 2025 में मेरी आज की प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी है। हम जब भी बेचते हैं किसी को बताते हैं बेटा, मतलब जब भी आप अपनी एसेट्स दिखाते हो, एसेट्स का रोला जमाते हो, तो बेटा आप हमेशा क्या करते हो, उस पर्टिकुलर डेट की एसेट्स बताते हो। क्योंकि बेटा अगर आप साल की दिखाओ तो बेटा साल में तो आपने कितनी एसेट्स खरीदी होंगी, बेची होंगी, बेटा ये तो गड़बड़ है। ऐसा कैसे करोगे, ये तो अच्छा बैलेंस नहीं आएगा ना, क्योंकि आपको हमेशा ये दिखानी पर्टिकुलर डेट में आज मेरे पास कितनी एसेट्स हैं। जैसे बेटा आपने वो अमिताभ बच्चन की वो दीवार मूवी देखी होगी, इसमें वो यही बोलता है ना, आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, वो बेटा आज की डेट को कोट करता है। आज मेरे पास अभी मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, हो सकता है बेटा कल ना हो, 1 साल पहले उसके पास ये सब चीजें ना हो, तभी बेटा हम कभी भी ये नहीं बोलते फॉर द ईयर एंडेड। आपने देखा होगा जब भी हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं वो फॉर द ईयर एंडेड बनाते हैं। जब इनकम स्टेटमेंट समझाऊंगा उसका लॉजिक तब बताऊंगा, क्योंकि वो जो इनकम स्टेटमेंट्स होती है बेटा, जो आप धंधा करते हो बेटा, जब भी आप सेल्स करते हो वो तो आप पूरी सेल साल करते हो ना, खर्चा करते हो वो पूरे साल करते हो ना। ऐसे थोड़ी ना बेटा आज की डेट पे पूरे साल खर्चा नहीं करा, सीधा 31 दिसंबर में सारी सेल कर दी और 31 दिसंबर को सारे खर्चे कर दिए, ऐसा होता है कभी? पूरे साल बैठे रहे, हाँ यार क्या चल रहा है, हाँ, और जैसे ही 31 दिसंबर आया और बेटा उसी दिन सारी सेल्स कर डाली, उसी दिन सारे खर्चे कर डाले, ऐसा तो नहीं होता बेटा, पूरे साल ही खर्चा चलेंगे, पूरी साल ही इनकम चलेंगी। इसलिए वो बोला जाता है फॉर द ईयर, मतलब ये जो मैंने खर्चा दिया है और ये जो मैंने इनकम करी है ये फॉर द ईयर है, मतलब पूरे साल का है। लेकिन बेटा बैलेंस शीट ऐसा नहीं होता, बैलेंस शीट ऐसा थोड़ी ना होता, बैलेंस शीट ऐसा नहीं होता कि आपने फॉर द ईयर करा है, नहीं। बैलेंस शीट का बेटा जब भी आप बैलेंस बनाते हो एज एट बताते हो, मतलब आज के डेट में अभी के अभी मेरी इतनी एसेट्स हैं, क्योंकि बेटा हो सकता है कल एसेट्स इतनी ना हो, तभी बेटा एसेट्स वो बैलेंस शीट में बोला जाता है दे आर परमानेंट अकाउंट्स। बेटा तभी बैलेंस शीट में बोला जाता है दे आर परमानेंट अकाउंट्स, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने बैलेंस शीट में डाल दिया फिर वो बेटा चेंज नहीं होंगे। लेकिन जो इनकम स्टेटमेंट दे आर टेम्पररी अकाउंट्स, इनकम स्टेटमेंट में बैलेंसेस चेंज होते रहते हैं। जैसे सेल्स का है, आज महीने की सेल्स इतनी, अगले महीने फिर बदल जाएगी, तीसरे महीने फिर बदल जाएगी, चौथे महीने फिर बदल जाएगी, कि सेल्स तो होती रहेगी ना। ऐसी खर्चा है, खर्चा बदलता रहेगा, हर दिन खर्चा होता है बेटा, खर्चा तो बदलता रहेगा। इसलिए एक्सपेंसेस लाइक इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट्स ये टेम्पररी बैलेंसेस होते हैं, लेकिन बैलेंस शीट के कभी भी टेम्पररी नहीं होते, वो परमानेंट बैलेंसेस होते हैं, इसलिए आप कभी भी उसको बदल नहीं सकते। तभी बेटा ये मुझे आपको कंसेप्ट पढ़ाना था। ये एक बार मेरे स्टूडेंट को डाउट आया था इस पे, तो मैंने उसको बताया था, तो मुझे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हुए याद आ गया था। तो बेटा बैलेंस शीट याद रखना हमेशा परमानेंट अकाउंट है, आप हमेशा उसको एज एट लिखते हो, मतलब वो पर्टिकुलर डेट की बनाई जाती है। अरे बेटा आप जब भी किसी को औकात बताते हो अपनी, तो बेटा आप अपनी अभी की औकात बताते हो सकता है बेटा ये क्यों नहीं बोलते फॉर द ईयर मेरी इतनी औकात थी, क्योंकि बेटा हो सकता है फॉर द ईयर कभी आप गरीब हो, कभी अमीर हो, ऐसा हो सकता है ना, पिछले साल हो सकता है कुछ ना हो, एकदम से सडन पैसा आ गया। तो बेटा हमेशा अभी की चीज बताते हो, अभी के अभी मेरी इतनी आए। तो हमेशा जब भी आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बताते हो, औकात बताते हो, अभी पर्टिकुलर डेट की बताते हो, फॉर द ईयर की नहीं बताते। लेकिन जब भी आप किसी को अपनी कमाई बताते हो तो बेटा आप देखना हमेशा पूरे साल की बताते हो। बेटा आप जब भी किसी को अपनी कमाई बताते हो, जैसे आप कभी सैलरी वाले को देखना, वो जब भी अपनी सैलरी बताता है पूरी साल की बताता है, साल की सैलरी बताता है। जब भी किसी को कमाई दिखाते हो बेटा ये रियल लाइफ कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, रियल लाइफ कंसेप्ट से ये चीजें बनी है। देखो बेटा चलते फिरते ये सब एग्जाम्पल से पकड़ने वाला होना चाहिए।
पकड़ने वाला होना चाहिए। इनकम स्टेटमेंट, बेटा इनकम स्टेटमेंट निकाल के आना कभी स्टेटमेंट से, बेटा वो पूरे साल की इनकम दिखाते हैं, आपके साल में भी इतने इस डेट पे इतनी इनकम आई, अगले महीने इतनी इनकम आई, तीसरे महीने में इतना खर्चा हुआ, बेटा वो पूरे साल का दिखाता है। हर जगह ऐसे चल रहा है इनकम स्टेटमेंट या बैंक स्टेटमेंट, आप जहां पे मतलब इनकम एक्सपेंसेस का गेम है वो पूरे साल का होगा, लेकिन जहां पे फाइनेंशियल पोजीशंस एसेट्स दिखानी है बेटा, आपकी औकात जहां पे डिस्प्ले हो रही है वो हमेशा पर्टिकुलर डेट की होती है। ठीक है, चलिए तो बेटा एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं, बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बनाते हैं, मुझे आपको इक्विटी समझाना है एक्चुअली। ठीक है, ये हो गया बेटा पर्टिकुलर्स, ये पर्टिकुलर्स बनता है, मैं पूरा बैलेंस शीट नहीं बना रहा, बस एक फॉर्मेट बना रहा हूं छोटा सा। ठीक है, ये हो गया अमाउंट। ठीक है, डॉलर्स में, ऑल फिगर्स आर इन डॉलर्स। ठीक है, अब हम यहां पे बेटा लिखते हैं इक्विटी, यहां पे बेटा जो हम शब्द यूज करते हैं वो हम इक्विटी लिखते हैं। ठीक है, इक्विटी यहां पे लिखते हैं। अब इस इक्विटी के अंदर बेटा हम बहुत सारी चीजें लिखते हैं, आज मैं आप देखकर, अब मैं आपको एक एक करके वो चीज पढ़ा रहा हूं। बेटा पहला है कैपिटल स्टॉक। सर ये क्या होता है? बेटा ये कुछ नहीं होता, आपने अपने 12th क्लास में या बीकॉम ऑनर्स में बेटा आपने कैपिटल बनाई होगी, बैलेंस शीट बनाई होगी। इंडियन सिस्टम बता रहा हूं, यहाँ पे यूएस में उसको अलग तरीके से लिखते हैं। आपने बेटा कभी अपनी बैलेंस शीट बनाई होगी, बैलेंस शीट में आपने देखा बेटा, जब भी इंडियन सिस्टम में हम कोई भी कोर्स बनाते हैं, आपने देखा ये आप कैपिटल जब आप लिखते हो, यहाँ पे एक चीज लिखते हो, इशूड कैपिटल। बेटा वो जो इशूड कैपिटल है, बस इसको यहाँ पे कैपिटल स्टॉक बोलते हैं। मतलब आपने, मतलब एक कंपनी है, अभी सर ये इशूड कैपिटल क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए बेटा, मैं कंपनी की क्योंकि बात कर रहा हूं, मैं क्योंकि बेटा यहाँ पे कंपनीज की बात कर रहा हूं ना, हम यहाँ पे कंपनी की बात कर रहे हैं, तो बेटा कंपनी की क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको एक चीज यहाँ पे समझाई बेटा, कंपनी की हम क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो कंपनी की इस केस में मैंने आपको ये बताया, देखिए धंधा है, अब उसको पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो बेटा वो घर से उठा के लेके आ सकता है। अच्छा घर से मतलब क्या? बेटा ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप वाला सिस्टम नहीं है कि घर से आप उठा के लाए। बेटा कंपनियों में घर का मतलब ये होता है जैसे शेयर होल्डर से मांग लिए। बेटा शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स बेटा एक तरीके से मालिक होते हैं, कंपनी के मालिक ही होते हैं। आप भी कंपनी के मालिक हो, लेकिन वो भी कंपनी के मालिक हैं क्योंकि वो भी आपको अपना पैसा दे रहे हैं और उस पैसे के बदले वो ब्याज नहीं ले रहे, प्रॉफिट शेयरिंग ले रहे हैं। तो बेटा जो आपके जो मालिकाना हिस्सा ले रहा है, जो आपकी ओनरशिप में हिस्सा ले रहा है, तो बेटा वो तो कोई उधार वाला थोड़ी ना है, वो तो आपका एक मालिक है, वो तो मालिक है। एग्जाम्पल से बेटा, एग्जाम्पल है, आपको बेटा $1 लाख की जरूरत पड़ गई, सोचो। अब बेटा आपने $1 लाख एक बंदे से मांगे, मेरे से, आपने मुझसे बोला $1 लाख मुझे दे दे, तो मैंने कहा ठीक है $1 लाख मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन मुझे उधार ही, मैं तुझे उधार पे नहीं दूंगा, मैं ब्याज नहीं दूंगा। आपने कहा अरे ये तो बहुत अच्छी बात है यार, उधार पे नहीं दे रहा, इतना बढ़िया बंदा, ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे ओनरशिप खरीद लूंगा, ओनरशिप बेच दो, मैं आपको ₹1 लाख दे दूंगा। आपने कहा मतलब? मैंने कहा भाई साहब आप जैसे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो बेटा आप क्या करते हो? बेटा आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा, उन लोगों को पैसों की जरूरत पड़ती है, वो क्या करते हैं? प्रॉपर्टी बेचते हैं। बेटा ये प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी आप बेच थोड़ी ना सकते हो, बेटा प्रॉपर्टी तो वहीं खड़ी रहती है, प्रॉपर्टी थोड़ी ना बेच दोगे, ऐसा थोड़ी ना आज आपने यहाँ की प्रॉपर्टी वहां ट्रांसफर कर दी। प्रॉपर्टी बेचने का मतलब क्या है बेटा? प्रॉपर्टी तो वहीं रहेगी ना जहां वहीं है। बेटा सोचो आपने मुंबई में प्रॉपर्टी खरीद रखी है, तो मुंबई में प्रॉपर्टी आपने सोचा एक वहां पे बेच दी पंजाब में किसी को, तो बेटा वो प्रॉपर्टी मुंबई से पंजाब थोड़ी ना चली जाएगी, तो मुंबई में रहेगी। तो बेटा प्रॉपर्टी फिर बेचना क्या होता है? बेटा प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नहीं बेचते, प्रॉपर्टी की ओनरशिप बेचते हो आप। बेटा पहले आप उस मुंबई वाली प्रॉपर्टी के मालिक थे, आपने उस मुंबई की प्रॉपर्टी की जो मालिकाना हक है, उस मालिकाना हक को आपने बेचा है उस पंजाबी बंदे को, पंजाब में किसी रियल एस्टेटर रियल्टर को। समझ रहे हो मेरी लॉजिक? ऐसे ही बेटा यहाँ कंपनी में, बेटा आप यहाँ पे अपनी कंपनी में जो आप ये पैसा ले रहे हो, $1 लाख जो आप उठा रहे हो, आप यहाँ पे मालिकाना हक बेच रहे हो अपना। मतलब सोचो आपकी कंपनी थी बेटा XYZ लिमिटेड, आप ही इसके मालिक हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अपनी मालिकाना हक मुझे बेच दे, तो आप कह रहे हो अरे मैंने अपना धंधा स्टार्ट करा, मैं तुझे सारा अपना मालिकाना हक कैसे बेच दूं? मैंने कहा सारा मालिकाना हक मैं मांग भी नहीं रहा, तू बस अपना 100% का मालिक है ना, तो उस कंपनी का 100% मालिक है, इस 100% के मालिक में से बस तू मुझे 10% की ओनरशिप दे दे। 90% का ओनर तू रहे, 10% का ओनर मैं रह जाऊं, बस ओनरशिप मांग रहा हूं 10% की, उस 10% की ओनरशिप में मैं तुझे ₹1 लाख दे दूंगा। बेटा इससे आप अपनी कैपिटल वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन भी निकाल लोगे थ्रू इक्विटी, वो एक अलग टॉपिक है, सीपीए लेवल का सिलेबस आपको यहां नहीं निकालना। ठीक है, समझ रहे हो बेटा मेरा लॉजिक? शेयर होल्डर्स में आपको एक कंसेप्ट जो पढ़ा रहा हूं, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? शेयर होल्डर कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं होता, वो आपको पैसा देते हैं, लेकिन वो भी पैसा दे रहे हैं, एक उधार वाला भी पैसा दे रहे हैं, तो इन दोनों में फर्क क्या है?
दोनों में फर्क ये है, वो जो उधार वाला है वो मालिकाना हक नहीं ले रहा, वो बस ये कह रहा है भाई साहब मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, आप कुछ भी करो, मुझे आपका मालिकाना हक नहीं चाहिए, मेरा पैसा लो और मुझे इस पैसे पे ब्याज लौटा के दे देना, बस उसको बेटा ब्याज से मतलब है। लेकिन ये जो दूसरे वाला बंदा है, ये कह रहा है नहीं मुझे ब्याज ब्याज नहीं चाहिए, अरे मुझे ब्याज नहीं चाहिए, ये तो बहुत बढ़िया कंपनी है, नेक्स्ट लेवल प्रॉफिट कमाती है, तो बेटा प्रॉफिट में हिस्सेदारी चाहिए, बेटा प्रॉफिट में हिस्सेदारी तो सिर्फ मालिक लोगों को होती है, बेटा मैं किसी को प्रॉफिट में हिस्सेदारी क्यों दूंगा, मैं उस सामने वाली पार्टी को प्रॉफिट का हिस्सेदारी क्यों दूंगा, क्योंकि प्रॉफिट तो बेटा किसका होता है, मालिकों का होता है ना, प्रॉफिट तो बेटा मालिक लोग बांटते हैं कंपनियों की, तो मालिक जो प्रॉफिट आए वो मालिक लोग लेंगे, तो बेटा ये कह रहा है मुझे प्रॉफिट में हिस्सेदारी चाहिए, अब ये प्रॉफिट में हिस्सेदारी तो इसको तब मिल सकती है जब ये मालिक बन जाए, और बेटा ये मालिक कैसे बनेगा, ये मालिक तब बनेगा जब ये मेरी ओनरशिप खरीद ले, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं मुझे ओनरशिप बेचनी नहीं, 100% मैं ही ओनर, मैंने कहा तेरी 100% कोई मांग भी नहीं रहा, 10% दे दे बस, तो बेटा मैं इसको 10% जब अपनी 100 की ओनरशिप है मेरी, 100 में से 10% दे दी, 90% का ओनर मैं हूं, 10% अब ये बन जाएगा, इसका मतलब मैंने मार्केट में 10% की अपनी ओनरशिप दे दी। अब बेटा ये जो ओनरशिप दी जाती है ना, ऐसे ही नहीं बेटा ये लो 10% की ओनरशिप, नहीं, इसको शेयर्स में दी जाती है, टुकड़े कर दी जाती है बेटा, इस ओनरशिप को टुकड़े कर दिया जाता है। सोचो आपकी जो टोटल कैपिटल है आपके धंधे में, बेटा सोचो, मैं एग्जांपल के तौर में कहता हूं, आपके धंधे में सोचो बेटा 50 लाख की टोटल कैपिटल है, आपके धंधे में बेटा सोचो 50 लाख की टोटल कैपिटल है ना, अब आपने उसमें से बेटा 1 लाख, अब आप 50 लाख के में बेटा आपने 1 लाख रुपए की आपने वो क्या क्या करते हैं, 1 लाख रुपए आपने और उठा ली, तो 51 लाख की आप आपकी टोटल कैपिटल हो जाएगी, मतलब आप घर से 50 लाख लेके आए हो, 1 लाख रुपए आपने बाहर मार्केट से और उठा ली तो 51 लाख हो गई। ये जो बेटा आप 1 लाख के आपने ये जो कैपिटल लिए ना, ऐसे ही नहीं बेच, किसी से पैसा लेके उसको बेच दोगे, आप क्या करोगे बेटा, ओनरशिप दोगे उसको, ओनरशिप बेटा आपने देखो मेरी बात है, जैसे आपने अपनी प्रॉपर्टी बेची किसी को ओनरशिप ट्रांसफर करा, तो बेटा ओनरशिप ट्रांसफर कैसे करते हो, कुछ पेपर ट्रांसफर करते हो ना उसको, बेटा सेल एग्रीमेंट बनाते हो, सेल्स डीड बनाते हो, तभी जाके तो आपकी प्रॉपर्टी बिकती है, उस पर आप एक पेपर उसको देते हो ना, एक मालिकाना हक पेपर में लिख के देते हो ना, हाँ तू इस मालिकाना हक है इस प्रॉपर्टी का तेरे पे, वो कौन सी होती है, सेल्स डीड होती है हमारी। ऐसे ही बेटा इसमें भी होता है, यहाँ पे भी बेटा आप एक सर्टिफिकेट देते हो, उस सर्टिफिकेट में कंपनी ये बताती है हाँ भैया तू इतने पैसों का इस कंपनी में मालिक है, तूने हमको इतने पैसे दिए, और तूने जब हमको इतने पैसे दिए मैंने तुझे एक शेयर सर्टिफिकेट दे दिया, उस सर्टिफिकेट तक, उस सर्टिफिकेट में ये लिखा होता है कि तू इतने इतने पैसों में इतना इतना मालिक है और तेरा ये हिस्सा है इस कंपनी में, बस। अच्छा ये शेयर्स क्या होता है, शेयर्स कुछ नहीं होता बेटा, उस कैपिटल के टुकड़े 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 छोटे 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 टुकड़े कर दिए, उसी उस एक छोटे टुकड़े को बेटा शेयर बोला जाता है। जैसे आपने बेटा 1 लाख है, अब आपने 1 लाख है, लेकिन आपको 1 लाख किसी एक बंदे से नहीं लेना, बेटा बंदा क्यों, एक कंपनी जनरली बेटा ये पूरे एक बंदे से नहीं लेती, टुकड़ों में लेती है, तो क्या करेगी कंपनी ने इसके 1000 टुकड़े बना दिए, कंपनी कह रही है चलो 1000 टुकड़े छोड़ो, कंपनी ने कहा 1 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन मुझे एक बंदे से 100 रुपए चाहिए, $100, कंपनी को बेटा $1 लाख की जरूरत है, लेकिन कंपनी को सिर्फ एक बंदे से $100 चाहिए, तो बेटा $1 लाख की जरूरत है, $1 लाख की, $1 लाख की जरूरत है, लेकिन एक बंदे से सिर्फ 100 चाहिए, तो बेटा उसको कितने कितने टुकड़े करने पड़ेंगे अपने, 1000, मतलब कितनी बार फिर लेना पड़ेगा, बेटा एक बंदे से $100 चाहिए, तो मतलब कंपनी क्या करेगी, 1000 बार लेगी, इसका मतलब 1000 बार लेगी तो उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो 1000 शेयर सर्टिफिकेट बोलेगी, मतलब ये एक टुकड़ा जो है, ये जो $100 ना बेटा, $100 ये शेयर सर्टिफिकेट हो गया, और इसकी जो फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू, पार वैल्यू ये $100 है, मतलब बेटा ये इसके हमने टुकड़े कर दिए, मतलब $1 लाख की कैपिटल है, कंपनी को $1 लाख की जरूरत है, लेकिन कंपनी क्या करेगी, $1 लाख को टुकड़े 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 कर देगी, मतलब सबसे पूरे 1 लाख सबसे एक बारी में एक बंदे से $1 लाख नहीं लेगी, टुकड़ों में लेगी। अब कितने टुकड़े कर दिए, कंपनी कह रही है मैं एक बारी में बंदे से $100 लूंगी बस, इसे जो ये एक बारी में $100 कहते हैं ना, इसका मतलब आपने उस शेयर की फेस वैल्यू बता दी, बेटा जैसे बॉलीवुड में एक्टर्स की चेहरे की फेस वैल्यू होती है ना, उनका चेहरा होता है बेटा तभी उनको पैसा दिया जाता है ना, तभी उनकी फेस की वैल्यू होती है, ऐसी ही बेटा प्रोडक्ट होता है उसकी फेस की वैल्यू होती है, उसके फेस पे वैल्यू लिखी होती है, आप उसकी वैल्यू देखकर उसका पैसा खरीदते हो, ऐसी ही बेटा शेयर की भी एक फेस वैल्यू होती है, कंपनी ने हम आपको जाके एक शेयर सर्टिफिकेट दे दिया, अब आपने कहा ये लो ये हमारा प्रोडक्ट है इसको खरीद लो, तो बेटा आप वो शेयर सर्टिफिकेट खरीद लोगे, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा उसकी वैल्यू कितनी है, कितने में खरीदूं, बेटा उसके ऊपर प्राइस लिखा है ना $100, उसी को बोला जाता है फेस वैल्यू, मतलब आप ये जो शेयर खरीदोगे इसकी जो फेस वैल्यू है कंपनी से, जब आप खरीदोगे ये शेयर आपको ये $100 में मिलेगा, एक तरीके से एमआरपी है शेयर का, एमआरपी है शेयर का बेटा, मैं सिंपल लॉजिक में समझा रहा हूं बेटा, तो ये जो शेयर है इसकी जो एमआरपी है, मतलब इसको जब आप कंपनी से खरीदोगे $100 में खरीदोगे, ठीक है, तो $100 में खरीदा, लेकिन कंपनी को पैसे की कितनी जरूरत है, 1000, तो कंपनी कितने शेयर्स निकालेगी मार्केट में, 1000, तो इसे ही कहते हैं शेयर। तो बेटा यहां पे ऐसे कैपिटल स्टॉक पे इसको लिखा जाता है, ये देखो कैपिटल स्टॉक में कैसे लिखा जाएगा,
कैपिटल स्टॉक में कैसे लिखा जाएगा, ये देखो कैपिटल स्टॉक में कैसे लिखा जाएगा, देखो 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स की इशू करे ना बेटा, कंपनी को पैसे की कितनी जरूरत है, 1 लाख, लेकिन एक बारी में कितने, एक फेस वैल्यू कितनी है शेयर की, $100, तो एक कितने शेयर्स निकालने पड़ेंगे मार्केट में, टुकड़े टुकड़े कितने निकालने पड़ेंगे, 1000, तभी जाके 1000, सोचो मार्केट में शेयर्स है तभी तो लोग जाके, अगर 1000 शेयर्स है, 1000 जब किसी ने शेयर्स खरीदे और एक शेयर की वैल्यू 100 है, तभी तो 1 लाख कंपनी के पास आएगा। अब वो कंपनी पूरे 100, 1000 के से, अब बेटा वो अलग बात है, 1000 के 1000 शेयर कोई एक बंदा खरीद ले, 1000 लोग 5 बंदे मिलकर खरीद ले, वो अलग है, लेकिन कंपनी को $1 लाख की जरूरत है, ठीक है। तो मार्केट में कितने शेयर निकाल लिए कंपनी ने, 1000, उसकी शेयर की वैल्यू कितनी है, $100, टोटल आ गई बेटा, ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आएगी 1 लाख। बस बेटा इसे ही कहते हैं कैपिटल स्टॉक। चलिए ठीक है। एडिशनल पेड इन कैपिटल, बेटा भी एडिशनल पेड इन कैपिटल वो होता है जैसे बेटा आपने ये जो अपने शेयर्स इशू करे, हो सकता है पार वैल्यू से ऊपर कर दिया, ज्यादा शेयर्स इशू कर दिया बेटा। मैं बताता हूं, जैसे यहां पे देखिए, आपने ये बोला कि ये शेयर मुझको $100 में देना है, बेटा आपने ये मार्केट में बोला कि मुझे शेयर $100 में देना, लेकिन बेटा आपके पास एक्चुअली ₹120 आ गए एक शेयर का। बेटा अब इसका क्या लॉजिक है ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बेटा ये जनरली इसे कहते हैं प्रीमियम में शेयर इशू होना, ये आपके सिलेबस में है नहीं बेटा, ठीक है, इसको शेयर अकाउंटिंग बोलते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा ये सीपीए लेवल का सिलेबस है, ठीक है, अकाउंटिंग सिलेबस है, आपको यहां पे नहीं जाना डिटेल में, मैं ना आपको इतना डिटेल में समझाऊं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी ऐसा समझो, कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है मार्केट में, पैसा निकालती है, जैसे यहाँ पे 1000 शेयर्स करे, 1000 शेयर्स मार्केट में इसने निकाल दिया, उसने कहा ये लो पब्लिक 1000 शेयर हमने निकाल दिया, अब आप ये 1000 शेयर्स खरीद लिया, मतलब कंपनी ने एक तरीके से अपना प्रोडक्ट निकाला, 1000 शेयर्स प्रोडक्ट ही तो है, निकाल दिया, अब लोग उसको खरीदेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। एक शेयर कितने का, $100, मतलब जब भी कंपनी से एक शेयर खरीदने कितना पैसा देना पड़ेगा, बोलो $1000, $100 देना पड़ेगा, ठीक है। अब कभी कभी पता है बेटा क्या होता है, कभी कभी शेयर की इतनी किल्लत हो जाती है, इतनी किल्लत हो जाती है कि लोग बेटा एक्स्ट्रा खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे बेटा पुराने जमाने में आप देखना ब्लैक में टिकट्स बिकती थी मूवीज की, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे बेटा कभी कभी जैसे कुछ मूवीज इतनी हिट हुआ करती थी, इतनी हुआ, क्योंकि पहले ऑनलाइन का जमाना बेटा इतना हुआ नहीं करता था, है ना, ये तो अभी बहुत पहले ही आया बेटा, एक आई थिंक डिकेड ही होगा, एक डेकेड ही हुआ बेटा, ज्यादा तो टाइम हुआ नहीं मेरे ख्याल से, उससे पहले तो सब ऑफलाइन ही होता था। उसमें क्या होता था बेटा, मूवी हाउसफुल हो जाता था, लेकिन वो हाउस आप जाते थे मूवी, यार अभी आई अभी हाउसफुल हो गया बेटा, वो एक्चुअली हाउसफुल नहीं होता था, वो तो क्या करते थे, वो जो ब्लैक मार्केटर्स होते थे, ग्रे मार्केट, वो क्या करते थे, सारी की सारी टिकट खरीद लेते थे बेटा, वो डमी, मतलब आर्टिफिशियली वो दिखाते थे कि हाउसफुल हो गया, और उसको एक्स्ट्रा प्राइस में बेचते थे, कि बड़ा धंधला चला था बेटा, उसकी वजह से लोगों को भी बड़ी दिक्कत आई। तो ऑनलाइन में नो डाउट इस चीज से हमें बहुत सेव हुआ है ना, ऑनलाइन इस चीजों से हमें बहुत सेव हुआ। चलिए, तो वो ब्लैक में टिकट बेचते थे बेटा, मतलब वो क्या करते थे, क्योंकि डिमांड इतनी होती थी बेटा, सब कह रहे हैं हमें भी मूवी देखनी है, हमको भी मूवी खरीदनी है, हमको भी मूवी खरीदनी है, लेकिन बेटा टिकट्स तो है नहीं, टिकट्स की शॉर्टेज है। सोचो सिनेमा में बेटा लोग देखना है 500, सीट्स कितनी है, 100, तो बेटा बट ऑब्वियस है बेटा, लोग लोग 500 लोग खरीद देखने आए मूवी, सीट सिर्फ 100 है, तो बेटा वो ब्लैक मार्केटर ने देखा ना, तो बड़ी डिमांड है, तो बेटा बट ऑब्वियस इकोनॉमिक का प्रिंसिपल ये कहता है, जब खान जब जब डिमांड बहुत ही ज्यादा है, और हमको भी खरीदना है, पागल हो रहे हैं लोग, अरे हमको भी तो भीड़ बता, अरे कितने चढ़ रहे हैं, लेकिन बेटा सप्लाई कम है, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो भाई ब्लैक मार्केटर ने बोला भाई इतने सस्ते में क्यों बेचे, थोड़ा आराम से बेचो, थोड़ा और ऊपर बेचो, बेटा जब लोग पागल हो ही रहे हैं, जब लोग इतने पागल हो ही रहे हैं, तो बेटा ऑब्वियसली बेटा महंगाई में खरीदने के लिए रेडी हो जाएंगे। बेटा आपने देखा होगा जैसे कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा कितना ब्लैक बिजनेस चला वहां भी, बेटा जब ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई थी, जब लोगों को वहां पे ऑक्सीजन की जरूरत हो रही थी, वहां पे कुछ लोगों ने इसका बिजनेस बना दिया था बेटा, ब्लैक में बेचने लग गए थे ऑक्सीजन को। बेटा जो ऑक्सीजन पहले के टाइम पे इतनी बहुत सस्ती बिकती थी, इतनी महंगी नहीं आती थी बेटा, उस टाइम एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए बेटा लोग 10-10, 20-20 हजार ऊपर देने के लिए रेडी थे, क्यों, क्योंकि बेटा डिमांड बहुत है ना, सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो बेटा उसमें बट ऑब्वियस बेटा वहां पे इकोनॉमिक्स काम कर जाती है, वहां पे जब डिमांड कम होती है, सप्लाई ज्यादा होती है, तो सॉरी सप्लाई कम होती है, डिमांड बहुत ज्यादा होती है, तो बेटा प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पे इस केस में ये हुआ बेटा, कंपनी कुछ कुछ ऐसी होती है जो ब्लू चिप कंपनीज होती है बेटा, जब उनका शेयर निकलता है ना मार्केट में, तो बेटा लोग पागल हो जाते हैं, क्योंकि बेटा ये ब्लू चिप कंपनीज होती है, ब्लू चिप कंपनीज वो होती है जिनका डिविडेंड रेट बड़ा ही कंसिस्टेंट होता है, ज्यादातर डिविडेंड निकालती है, कभी ज्यादातर लॉसेस में नहीं जाती, मार्केट वैल्यू उन शेयर का बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, ये सब आपको बेटा पार्ट 1 में नहीं, पार्ट 2 में पढ़ना, सब पढ़ाऊंगा वहां पे। तो बेटा जब ये वाली कंपनीज, मतलब सीधी सीधी बात बोलूं, जो बड़ी रेपुटेटेड कंपनीज होती है मार्केट में, जब वो अपना शेयर निकालते तो बेटा लोग पागल हो जाते हैं उनका शेयर खरीदने के लिए। अब इन्होंने निकाले 1000 शेयर, खरीदने वाले हैं 2000, बेटा इन्होंने निकाल दिए 1000 शेयर, मार्केट में खरीदने वाले हैं 2000, हमें भी खरीदना है, हमें भी खरीदना, हमको भी खरीदना है, तो बेटा पता है क्या होता है, तो पता बेटा क्या होता है, शेयर का प्राइस
बढ़ जाता है, 120 हो जाता है। मतलब अगर शेयर का प्राइस बेटा 100 रुपए है, 100 में अगर मार्केट में शेयर बिक रहा है, अगर मार्केट में शेयर बेटा $100 का बिक रहा है, लेकिन लोग पागल हो जाएंगे, लोग कह रहे हैं नहीं नहीं मैं बेटा मैं मुझे मुझे दे दे यार, प्लीज मुझे दे दे भाई, मुझे दे दे। ब्रोकर को बोलेंगे, ब्रोकर ने कहा नहीं नहीं अभी डिमांड कम है, उसने कहा भाई साहब $20 एक्स्ट्रा ले ले, $20 एक्स्ट्रा ले ले, 120 लेकिन मुझे दे दे ये शेयर। तो बेटा लोग पागल हो रहे हैं। तो बेटा कंपनी कंपनी के बस बता, जो खाता जब कैलकुलेट करी कि बैंक में वो कह रही है, अरे $100, हमने तो $100 मांगा था, लेकिन हमने तो बेटा क्या करा था, 1,000 पे $100 मांगा था, लेकिन लोगों ने 120 दे दिया। तो एक्चुअली कंपनी का स्टोर कितना आ गया, 120, 1,20,000 आ जाएगा। तो मतलब ये जो 20,000 एक्स्ट्रा आ गया, इसको बेटा एडिशनल पेड इन कैपिटल बोलते हैं। मतलब ज्यादा ही पैसा सब्सक्राइब हो गया, कुछ ज्यादा ही आ गया, मतलब प्रीमियम पे बिक गया। अच्छा ये उल्टा केस भी हो सकता है, कंपनी ने 100 निकाला लेकिन लोगों ने दिए 80, इसे कहते हैं डिस्काउंट में बिक जाना। ये तब होता है बेटा जब आपकी मार्केट में जब कुछ शेयर की वैल्यू कुछ ज्यादा खास अच्छी हो ना, ठीक है, तो वही बात है, फिर उसमें उल्टा हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का रूल उल्टा हो जाएगा बेटा। उसमें क्या होगा, जैसे लॉ ऑफ डिमांड होता है ना बेटा, उसमें क्या होता है, आपकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, मतलब लोग, लेकिन लेकिन डिमांड नहीं, लोग कह रहे हैं अरे यार बेकार कंपनी, कोई नहीं खरीद रहा। तो बेटा बट ऑब्वियस है बेटा, कोई खरीद नहीं रहा, तो लोग, ब्रोकर बोलेगा अरे ले भाई सस्ते में खरीद ले, लेकिन ले ले सस्ते में खरीद ले बेटा, ले ले। तो बेटा आपके सस्ते में खरीदना पड़ता है, जो डिस्काउंट में बिक जाता है, वही यहाँ पे बात लिखी होती है। अच्छा ये जो पैसा एक्स्ट्रा या जिसमें जाता है, इसको रिटेन अर्निंग्स, फिर हम बाद में इसको रिटेन अर्निंग्स में जोड़ देते हैं। बेटा इसको आपने रिजर्व्स एंड सरप्लस अपनी 11th क्लास में, 12th क्लास में या बीकॉम ऑनर्स में आपने पढ़ा होगा। इसके बाद शेयर सरप्लस करके है ना, शेयर सरप्लस करके, शेयर रिजर्व्स एंड सरप्लस करके, है ना, यही वही है जनरल वो सब। चलिए रिटेन अर्निंग्स, बेटा ये रिटेन अर्निंग्स कुछ नहीं होता, रिटेन अर्निंग्स ये होता है जोड़ा हुआ पैसा। बेटा अब देखो आपने धंधा कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, तो बेटा धंधा किस चीज के लिए कर रहे हो, प्रॉफिट कमाने के लिए। बेटा जब प्रॉफिट आ जाएगा फिर उसको देखते रहोगे, बेटा उसको क्या खाओगे ना। तो बेटा क्या करते हैं, एकदम सब खाते नहीं हो। कंपनियों के केस में बेटा ऐसा नहीं होता जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में चलता है। सोल प्रोप्राइटर बेचारा क्या करता है बेटा, धंधा करता है, दिन का मुनाफा आता है और खा जाता है, उसमें कुछ नहीं होगा रिटेन अर्निंग बेटा। लेकिन कंपनी में अलग है, कंपनी में ऐसा नहीं होता आज धंधा करा जो प्रॉफिट आ गया खा गया उसको, नहीं बेटा। वो क्या करता है, पहले धंधा में जो प्रॉफिट आता है एकदम से खाते नहीं है, उसको जोड़ लेते हैं बेटा, वो उसको जोड़ के रख लेते हैं एक जगह, तिजोरी में बटोर के रख देते हैं उस प्रॉफिट को बेटा। फिर उसको बाद में बेटा उस प्रॉफिट के साथ क्या करना है, उसको खाना है, बांटना है। अगर बांटना है तो फिर खुद भी खाएंगे, मालिकों लोगों में बांट देंगे। मालिक लोग कौन, शेयर होल्डर्स वगैरह। अच्छा शेयर होल्डर्स को जब बांटा जाता है प्रॉफिट, उसको डिविडेंड बोलते हैं। वो अभी यहां नहीं डिस्कस करेंगे, बाद में करेंगे। अच्छा, अच्छा हो सकता है बांटो ना, हमें एक ग्रोथ पर्पस के लिए आप यूज कर लोगे उस प्रॉफिट को। अरे बांटना नहीं, हम उसको ग्रोथ पर्पस, जैसे हमें प्लांट अलग से खरीदना है, इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, तो उस पैसे को यूज कर लेंगे रिटेन अर्निंग्स को। तो रिटेन अर्निंग्स मतलब बेटा जो आप प्रॉफिट कमाते हो, लॉस करते हो बेटा, उसको हम एक तरीके से जोड़ के रखते एक तरफ, ठीक है। पहले ये होता है बेटा, इसको मतलब नाम से ही सुनो, एक ऐसी अर्निंग जो आपने रिटेन करके रखी है, जोड़ के रखी है। एक्यूमुलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव आइटम, इनकम आइटम्स, बेटा ये वही है जो मैंने आपको, जब मैंने आपको पढ़ाया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैंने आपको बोला था 4 अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती है। 4 अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती है जो इनकम स्टेटमेंट में जोड़ी नहीं जाती। एक तो मैंने आपको बताया था इनकम स्टेटमेंट, मतलब सीधा सीधा जो पीएनएल अकाउंट हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही बस उसका नाम यूएस में इनकम स्टेटमेंट है। लेकिन उसमें 4 इनकम होती है बेटा, उल्टी सीधी 4 इनकम होती है बेटा, वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगी अभी, बाद में मुझे आपको समझानी है इन डिटेल। अभी आने वाले जब मैं आपको इनकम स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा ना, उसके बाद ही वो टॉपिक है, वो 4 इनकम पढ़ाऊंगा। वो बेटा पूरे पार्ट 1 और पार्ट 2 में चलेंगे, आपको जान के है वो 4 इनकम, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी वो हमारा पूरे पार्ट 1 में और पूरे पार्ट 2 में चलेंगी। मतलब वो बेटा आपको समझ में एक बारी में समझा ही नहीं सकता मैं आपको वो सारी इनकम, क्योंकि उसके लिए बेटा मुझे आपको पूरा पार्ट 1 पूरा पार्ट 2 समझाना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएंगी। लेकिन आप बोलोगे सर मैं पार्ट 1 दे रहा हूं, मैं कैसे, बेटा आपके पेपर में वो नहीं आती ना ऐसे, वो ऐसे नहीं पूछी जाती, वो जब भी पेपर में आएंगी वो दी जाती है। वो तो बेटा मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं आपके रियल लाइफ पर्पस के लिए, ताकि आप समझ सको। लेकिन पेपर में वो हमेशा बेटा दी जाती है, उसमें ये नहीं बोलता बताओ ये कौन सी इनकम है, ऐसा क्यों है। आपके सिलेबस में वो नहीं है, बस आपको वो, बस आपके सिलेबस में इतना ही है, वो 4 कॉम्प्रिहेंसिव है, वो 4 कॉम्प्रिहेंसिव आपको इनकम पहचाननी है, वो कौन सी है, बस बेटा। अच्छा जब वो आप 4 कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जोड़ देते हो, फिर मैंने आपको बोला था उसको इनकम स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोलेंगे। अच्छा वो जो बेटा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, तो बेटा वो ना इनकम स्टेटमेंट में जाती, इनकम स्टेटमेंट नहीं जाएगी ना, मैंने आपको बोला था वो इनकम स्टेटमेंट नहीं जाएगी। अगर वो इनकम स्टेटमेंट में जारी होती है तो फिर वो इनकम स्टेटमेंट लिखते हैं ना, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम करके क्यों बनाते हैं आप? तो उसको क्या करते हैं बेटा, नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में लिखते हैं, फुट नोट्स में करके लिखते हैं, ठीक है, वहां पे दिखाई जाती है। बेटा उसकी दूसरी एंट्री और होती है कि अनरियलाइज रियलाइज लॉस गेन है बेटा, मतलब वो नकली प्रॉफिट गेन्स है। अब एडजस्टमेंट है तो बेटा वो एडजस्टमेंट है, तो उसकी एडजस्टमेंट क्योंकि इक्विटी से करी जाती है, इक्विटी से करी जाती है, इक्विटी से करी जाती है, रिटेन अर्निंग से करी जाती है, इसलिए इसको बेटा इक्विटी में लिखा जाता है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो एक तो हो गया हमारा कैपिटल स्टॉक, एक हो गया हमारा एडिशनल पेड इन कैपिटल, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। एक हमारा हो गया रिटेन अर्निंग्स,
और एक हो गया बेटा हमारा ओसीआई। एग्जाम्पल बेटा सोचो, मैं चलो आपको बता ही देता हूँ, है ना, मैं आपको बता देता हूँ। अनरियलाइज गेन और लॉसेस फॉर अवेलेबल फॉर सिक्योरिटीज। अभी सब क्या होता है ऐसा समझ में नहीं आ रहा। ये बेटा जब मैं आपको इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा इसी सेक्शन ए में है वो, बहुत बड़ा सेक्शन है बेटा, एक सेक्शन है हमारा, अच्छा खासा चलेगा भी। 70 लेक्चर्स तो इस पर आराम से हमारे हैं, ठीक है, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो सोचो एक 4 महीने से मैंने आपको बेटा एक अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बता दी, अनरियलाइज गेन और लॉसेस फ्रॉम द सेल ऑफ अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज, ठीक है। मतलब बेटा एक सिक्योरिटी होती है जो अवेलेबल फॉर सिक्योर सेल होती है, उसको बेटा आपने बेचा नहीं है, अरे बेचा नहीं है, बेचने के पर्पस के लिए, लेकिन आपने उसको बेचा नहीं है। उसमें से बेटा जो गेन और लॉसेस आ सकता है, अनरियलाइज गेन, बेटा अनरियलाइज का मतलब है आपने उसको बेचा नहीं है, बिना रियलाइज करा नहीं है। रियलाइज का मतलब एक तरीके से क्या होता है, बेचना ही तो होता है, लेकिन अनरियलाइज का मतलब आपने बेचा नहीं है, बस आप ये देख रहे हो, हाँ इतना में बिक सकता है। जैसे बेटा आपकी प्रॉपर्टी है, एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आज उसकी मार्केट में 1 लाख, आज उसकी प्रॉपर्टी में जो वैल्यू है वो 1 करोड़ है। बेटा आपने 2 महीने बाद देखा उस प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई 2 करोड़, 1 करोड़ बढ़ गई पूरी, हाइपोथेटिकली चलो कुछ ज्यादा ही हो गया, तो 50 लाख बढ़ गई, 1 करोड़ 50 लाख हो गई। बेटा आपने बेचा नहीं है ये तो बस आप मार्केट में जाके कैलकुलेट कर रहे हो कि अगर आज मैं ये मार्केट में अपनी ये प्रॉपर्टी बेच देता हूं तो $50 लाख एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो बेटा ये गेन नहीं है, ये रियलाइज गेन नहीं है। रियलाइज गेन तब होगा जब आप सच्ची में मार्केट में जाके बेचाओगे। ये एक अनरियलाइज गेन है 50 लाख, एक $50 लाख का बेटा ये जो आपका एक अनरियलाइज गेन है, इसका मतलब आपने मार्केट में जाके अपनी इस प्रॉपर्टी को बेटा बेचा नहीं है, लेकिन अब ये बैठे बैठे ये सोच रहा अच्छा अभी ये मार्केट में इतनी वैल्यू हो गई, अगर मैं इसको बेच दूंगा तो मुझे $50 लाख का गेन हो जाएगा, लेकिन हुआ तो नहीं है। तो बेटा ये वैसे तो देखो, अब फील करो बेटा, ये गेन लग रहा है आपको, बेटा आप अपने आप को फील करो ना, यार $50 लाख का गेन हो गया, फायदा हो गया, लेकिन बेटा ये गेन आपके खाते में आया, अरे कैश आपके रोकड़े हाथ में आया, ₹50 का फील, और फील ही फील कर रहे हो, क्या भाई ये 50 लाख का गेन हो गया, मजा आ गया। लेकिन बेटा क्या आपके असलियत में खाते में आया, खाते में तो तब आएगा जब असलियत में बेचोगे। तो बेटा जब असलियत में आ जाएगा तब जाके पीएनएल में लिख रहा, बेटा जब सच में मार्केट में बेच दोगे, पैसा 50 लाख आ जाएगा, तब जाके इनकम साइड में लिख देना। लेकिन अभी आया नहीं, लेकिन इनकम जैसा फिर भी लग रहा है, यार गेन तो तब भी लग रहा है सर, सर गेन तो तब भी लग रहा है, नो डाउट बेचा नहीं, लेकिन सर मजा आ रहा है, कुछ गेन जैसा लग रहा है। हाँ तो इसे ही कहते हैं अनरियलाइज गेन, इसलिए ये है फील पूरा इनकम स्टेटमेंट जैसा देता है, फील पूरा इनकम जैसा देगा, लेकिन क्योंकि हमारी लिमिटेशन है रियलाइज कंसेप्ट, हम बेटा रेवेन्यू, मैंने आपको बताया था एएससी 606 के अकॉर्डिंग, आपको जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ही नहीं हुआ, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं हुआ, तो बेटा आप दिखा ही नहीं सकते इनकम स्टेटमेंट में। लेकिन सर है तो ये भी इनकम टाइप सी, नो डाउट रियलाइज नहीं हो, लेकिन हो तो रहा है कुछ कुछ, अनरियलाइज तो है, गेन है, चाहे रियलाइज ना हो, अनरियलाइज हो, लेकिन गेन तो, अब गेन है तो इनकम स्टेटमेंट में डाल सकते क्या, नहीं, उसके लिए एक अदर चीज बना रखी है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डालो। अब लेकिन बेटा है तो नकली ना, अब ये है तो नकली, तो बेटा है नकली, इसलिए इसकी जो एडजस्टमेंट करी जाती है वो इक्विटी से करी जाती है। वो कैसे करी जाती है बेटा, वो आपको यहाँ नहीं, इन्वेस्टमेंट वाला जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वहां समझ में आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पढ़ा दिया तो बेटा वो पूरा टॉपिक मुझे यहाँ पढ़ाना पड़ेगा, सीरीज वाइज चीजों को लेके चलना पड़ेगा ना। कंसेप्ट जब पढ़ेंगे तो बेटा सीरीज वाइज ही करेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना सारी चीजें एक बार में पढ़ा दी। ये था बेटा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, हमारा दूसरा है। ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है बेटा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मैं आपको बताता, तो ये भी मुझे आपको इन डिटेल पढ़ाना है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब ये होता है बेटा, आपकी कंपनी है, सोचो XYZ लिमिटेड, आपने बेटा एक जो आपकी सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी मतलब आपने कंपनी बेटा खरीद ली, है ना, आपने कोई कंपनी खरीद ली, सब्सिडरी बेटा बहुत टाइप से खरीद सकते हो, अभी जब मैं आपको इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा ना वहां पे ज्यादा अच्छा समझ आएगा। सोचो आपका XYZ एक कंपनी है ना, आपने बेटा एक कंपनी खरीद ली, एबीसी पूरी नहीं खरीदी, एबीसी के बेटा 50% शेयर आपने खरीद लिए, 50% शेयर्स के आप मालिक हो बेटा, तो 50% शेयर्स के मतलब आप मालिक हो, पूरे मालिक नहीं हो, लेकिन 50% शेयर्स तो आपके मालिक है ना, तो आपकी एक तरीके से वो सब्सिडरी बन गई। सब्सिडरी जनरली बेटा बनने के लिए, है ना, सब्सिडरी जनरली बनने के लिए बेटा आपकी 50% से ऊपर उसकी होल्डिंग्स होनी चाहिए। बेटा यहाँ पे मैं आपको बताऊं, अभी इन डिटेल में पढ़ाऊंगा। ट्रेजरी स्टॉक, बेटा ट्रेजरी स्टॉक कुछ भी नहीं होता, ट्रेजरी स्टॉक क्या होता है, ट्रेजरी स्टॉक बेटा ये होता है, ट्रेजरी स्टॉक वो होता है बेटा, जैसे इंडिया में अपने आपने यहाँ पे बात जैसे बहुत बार सुना होगा ना बेटा, बाय बैक, रीपर्चेज ऑफ स्टॉक, बेटा ये वही कंसेप्ट है। मतलब कभी कभी कंपनी ने सोचो बेटा यहाँ पे 1,000 शेयर निकाले, कंपनी ने बेटा सोचो 1,000 शेयर निकाले यहाँ पे मार्केट में 1,000 शेयर निकाल दिए, पूरे के पूरे फुली सब्सक्राइब्ड है, लेकिन कंपनी को बाद में लगा यार ऐसे, यार मैंने कुछ ज्यादा ही शेयर निकाल दिए मार्केट में, यार अगर मैं मार्केट में ज्यादा, क्योंकि बेटा जितने आप ज्यादा मार्केट में शेयर निकालोगे एक तरीके से आपने ओनरशिप के टुकड़े उतने ही मार्केट में निकाल दिए,
बेटा आप जितने ज्यादा शेयर्स निकालोगे, और ये शेयर क्या होता है, एक तरीके से आपके ओनरशिप के टुकड़े ही है ना, तो जितने ज्यादा टुकड़े होंगे उसका मतलब उतनी ज्यादा आपकी ओनरशिप मार्केट में बिक रही है, तो उतनी ज्यादा ओनरशिप आपकी मार्केट में बिक रही है। ये तो स्ट्रेस लेने वाली सिचुएशन हो जाएगी कंपनी के लिए। बेटा कंपनी ने क्या सोचा, यार ये तो ठीक नहीं है, ऐसा अगर मैं इतनी ओनरशिप निकाल दूंगा लोग तो मेरी कंपनी के मालिक बन जाएंगे। तो आपने पता है क्या करा बेटा, मार्केट से ओनरशिप वापस बायबैक कर ली अपने। आपने कहा बेटा 1000 शेयर्स में आपने बेटा पता है क्या करा, 200 बायबैक कर लिया। 200 आपने बेटा बायबैक कर लिया, बाय बैक कर लिया। इसको रीपरचेज भी बोलते हैं। रीपरचेज करके बेटा अब आपके पास ये 200 शेयर्स आ गए। भाई 200 शेयर्स कहां रखोगे, अपनी ट्रेजरी, सॉरी ट्रेजरी के अंदर रखोगे बेटा। ट्रेजरी स्टॉक ये बोला जाता है, वो एक ऐसे स्टॉक जो कंपनी खुद मार्केट से खरीद लेती है, एक ऐसे स्टॉक जो कंपनी के मार्केट में घूम रहे होते हैं, लेकिन कंपनी ने कहा यार कुछ ज्यादा ही ओनरशिप डायलूट हो रही है, कंपनी क्या करेगी, फिर वो मार्केट से शेयर्स अपने बायबैक कर लेगी। अच्छा बायबैक कर लेगी, फिर उसको क्या दिखती रहेगी, देखती नहीं रहेगी, अपने तिजोरी में रख देगी। तिजोरी की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रेजरी में रख देगी, ट्रेजरी में रखेगी, तो ट्रेजरी स्टॉक हो गया। लॉजिक से समझाया, कंसेप्ट से समझाया। अच्छा इसकी फिर एक एंट्री होती है, इसकी एक एंट्री होती है, तो ट्रेजरी स्टॉक्स बेटा 50,000 इसको माइनस में दिखाते हैं, माइनस में। तो ये सब बेटा प्लस हो रहा है, इसको माइनस में दिखाते हैं, माइनस में। क्योंकि बेटा देखो आपकी टोटल शेयर कैपिटल कितनी है, 1000। आपकी टोटल शेयर कैपिटल कितनी है, 1000। 200 तो बेटा आपने बायबैक कर लिए, तो अब आपकी टोटल कैपिटल कितनी बची, 800। तो अब आप 800 इंटू 100 ऐसे करके दिखाओगे, 80,000। क्योंकि बेटा 1 लाख था, अब 1 लाख में से 200 तो बायबैक कर लिया, और 200 आपने बायबैक करे ना, कहा चलेगा 200 बायबैक करे, और एक शेयर कितने का, 20,000। तो टोटल 20,000 रुपए आपने मार्केट से वापस, एक तरीके 20,000 के शेयर आपने मार्केट से वापस ले लिए। वो कैसे दिए जाते, तो बेटा आप कैसे दिए जाते हैं वो आपको मैं समझा देता हूं। जितनी शेयर की वैल्यू होती है ऑब्वियसली बेटा आपको उस बंदे को लौटानी पड़ेगी। सोचो मैंने आपके बेटा 200 शेयर खरीदे थे, तो आप मेरे पास आओगे, आपने कहा ये मेरे कंपनी, ये मेरे शेयर ना, मुझे वापस दे दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने लेकिन 20,000 रुपए देके खरीदे, मेरा पैसा वापस दो। तो ठीक है, कंपनी मुझे 20,000 रुपए वापस दे देगी, फिर मैं कंपनी के शेयर सरेंडर कर दूंगा, कंपनी वो शेयर ले लेगी, लेके अपनी तिजोरी में रख देगी। ऑब्वियसली तिजोरी रख देगी तो बेटा फिर मार्केट में अब 1,000 शेयर नहीं है, 800 है, क्योंकि 200 तो बायबैक कर लिए, तो 1,000 में से 200 माइनस करना पड़ेगा, इसलिए इसको बेटा माइनस करके दिखाते हैं। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। ये मैं आपको अभी थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, लेकिन आपके पेपर में ये नहीं है बेटा। बेटा इसके मेथड्स होते हैं, ट्रेजरी स्टॉक की वैल्यूएशन के बताओ मेथड्स होते हैं, तीन मेथड्स होते हैं बेटा। कॉस्ट मेथड होता है, पार वैल्यू मेथड होता है ना, इसका एक रीवैल्यूएशन मेथड होता है, ऐसे 3-4 मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड होते हैं। आपकी नॉलेज वाइज के लिए बता रहा हूं। कॉस्ट मेथड होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, ये सीपीएम सिलेबस में है, वहां पे ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है। आपके सिलेबस में नहीं है कि ट्रेजरी स्टॉक को कैसे निकाला जाता है, थोड़ा सा लेकिन हमको पढ़ना है, थोड़ा सा हमको पढ़ना है। कॉस्ट मेथड से आप कर सकते हो, पार वैल्यू मेथड से आप कर सकते हो, पार वैल्यू मेथड, और एक होता है कंस्ट्रक्टिव रिटायरमेंट मेथड, कंस्ट्रक्टिव रिटायरमेंट मेथड। ठीक है, ये थोड़ा एस्टिमेशन बेस्ड है, इतना आपको यहां पे ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव रिटायरमेंट मेथड है ये आपको, ये 3 मेथड से आप ट्रेजरी स्टॉक की वैल्यूएशन बैलेंस शीट में कितना कैसे दिखानी है वैसे दिखाई जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको पूरा इक्विटी पढ़ा दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट है बेटा वो है इनकम स्टेटमेंट। अगली क्लास में मैं आपको इनकम स्टेटमेंट पढ़ाने वाला हूं इन डिटेल। मैंने बेटा आज आपको पढ़ाया है इक्विटी के बारे में पूरे लेक्चर 12 में। आपको बेटा स्टडी मटेरियल जरूर फॉलो करना है। आप बेटा कोई भी स्टडी मटेरियल फॉलो करो, ये आपको आपके ऊपर है। मैं जो अपना लेक्चर पढ़ा रहा हूं बेटा इसमें सारे स्टडी मटेरियल इंक्लूडेड है। ऐसा है नहीं कि बेटा कोई आप बोलोगे सर स्टडी मटेरियल में ये है, सर इसमें तो ये चीज नहीं है। बेटा मेरे यहाँ पे हर चीज आपको गिवन होगी, मतलब यहाँ पे मैं कॉमन स्टडी मटेरियल है, कुछ सारा कवर है, कुछ भी आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, सारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में।